जब तुम इस किताब की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक झटका लगता है, क्योंकि यहाँ बात मोटिवेशन की नहीं हो रही, यहाँ बात इल्यूजन तोड़ने की हो रही है। लेखक सीधे दिमाग पर वार करता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी बार बार हो रहा है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो तुम्हारी सोच का ऑटोमेटिक रिजल्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें चला रहा है और तुम बस रिएक्ट कर रहे हो। बचपन से लेकर आज तक जो बिलीफ्स तुम्हारे अंदर भरे गए हैं वही तुम्हारे डिसीशंस बन गए हैं और वही डिसीशंस तुम्हारी रियलिटी बन चुके हैं। तुम सुबह उठते हो, वही सोच, वही टेंशन, वही डर, वही हैबिट्स, वही इमोशंस, और फिर हैरान होते हो कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। यहाँ लेखक प्लेसबो इफेक्ट की बात लाता है, लेकिन साइंस वाले बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की लाइफ से जोड़कर। जब किसी बीमार इंसान को सिर्फ ये यकीन दिला दिया जाता है कि ये दवा उसे ठीक कर देगी, तो कई बार बिना असली मेडिसिन के भी शरीर हील करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवा जादू है, इसका मतलब ये है कि बिलीफ बॉडी से ज्यादा पावरफुल है। अब जरा यहाँ रुककर सोचो, अगर बिलीफ बीमारी पैदा कर सकता है और बीमारी ठीक भी कर सकता है, तो वही बिलीफ तुम्हारी सक्सेस, फेलियर, कॉन्फिडेंस, फियर सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। लेखक कहता है कि इंसान अपनी पहचान अपने पास्ट से बना लेता है। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे घर में सब ऐसे हैं। ये सेंटेंसेस इनोसेंट लगते हैं, लेकिन यही सेंटेंसेस तुम्हारे फ्यूचर को लॉक कर देते हैं। ब्रेन को फर्क नहीं पता कि तुम मजाक में बोल रहे हो या सीरियसली, वो हर बार उसी डायरेक्शन में न्यूरल पाथवेज बना देता है। जितनी बार तुम खुद को वीक मानते हो, उतनी बार तुम्हारा ब्रेन वीकनेस को नॉर्मल बना लेता है। अब किताब डीप जाती है और बताती है कि हैबिट सिर्फ एक्शन नहीं होती, हैबिट एक इमोशन थॉट एक्शन लूप होती है। तुम पहले कुछ महसूस करते हो, फिर उसी फीलिंग के हिसाब से सोचते हो और फिर वही एक्शन रिपीट करते हो। प्रॉब्लम ये है कि लोग एक्शन बदलना चाहते हैं, लेकिन फीलिंग और थिंकिंग वही रखते हैं, और यही रीजन है कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दिन में खत्म हो जाता है। लेखक यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच बोलता है, लोग चेंज नहीं चाहते, लोग फैमिलियर पेन चाहते हैं। अननोन फ्यूचर से डर लगता है, चाहे वो बेटर क्यों न हो। इसलिए इंसान अपने दुख से भी लॉयल रहता है, क्योंकि वो नोन है। तुम्हारा दिमाग सेफ्टी को ग्रोथ से ऊपर रखता है। यही रीजन है कि जैसे ही तुम कुछ नया शुरू करते हो, ब्रेन तुम्हें पुरानी आइडेंटिटी की तरफ खींच लेता है। अब बात आती है मेडिटेशन और अवेयरनेस की। लेकिन यहाँ मेडिटेशन का मतलब शांति नहीं है, यहाँ मेडिटेशन का मतलब है पैटर्न तोड़ना। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हें दिखता है कि तुम नहीं सोच रहे, बल्कि सोच तुम्हें चला रही है। जैसे ही अवेयरनेस आती है, वैसे ही ओल्ड प्रोग्राम वीकन होने लगता है। लेखक समझाता है कि जब तक तुम वही इंसान बने रहते हो जो पास्ट में थे, तब तक फ्यूचर बदल ही नहीं सकता। न्यू लाइफ के लिए न्यू आइडेंटिटी चाहिए, और आइडेंटिटी बदलने के लिए पेन सहना पड़ेगा, कंफ्यूजन आएगा, ईगो टूटेगा, क्योंकि पुराना सेल्फ मर रहा होता है। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ किताब एक बहुत हैवी लाइन छोड़ती है, यू डोंट हील बाय थिंकिंग पॉजिटिव, यू हील बाय बिकमिंग कॉन्शियस। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ ऊपर से पेंट है, कॉन्शियसनेस अंदर वायरिंग बदलती है। अब इस पहले पार्ट को एक सवाल पर छोड़ो जो अंदर तक चुभे। अगर तुम्हारा दिमाग सच में प्लेसबो है और वही तुम्हारी रियलिटी बना रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, सवाल ये है कि तुम रोज अपने दिमाग को क्या बिलीव करने की ट्रेनिंग दे रहे हो। नीचे कमेंट में ऑनेस्टली लिखो, क्योंकि यही जवाब तय करेगा कि तुम वही इंसान बने रहोगे या नया इंसान बनना शुरू करोगे। जब पहला सच तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बना रही है, तब दूसरा झटका और भी ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि अब सवाल दुनिया का नहीं रहता, सवाल तुम्हारा खुद का हो जाता है। इस पार्ट में किताब साफ साफ कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा झूठ खुद से बोलता है, और वही झूठ सबसे ज्यादा डैमेज करता है। तुम सोचते हो कि तुम कॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हो,
लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले ऑटोमेटिक होते हैं, बिना तुम्हारी परमिशन के। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से अंदाजा लगाता है कि आगे क्या होने वाला है, और उसी अंदाजे को सच मानकर बॉडी को रिएक्ट करा देता है। लेखक बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर और पास्ट में फर्क नहीं समझता। जो कुछ भी तुम बार बार सोचते हो, इमेजिन करते हो, फील करते हो, दिमाग उसे रियलिटी मान लेता है। इसलिए अगर तुम रोज फेलियर इमेजिन कर रहे हो, डर महसूस कर रहे हो, इनसिक्योरिटी में जी रहे हो, तो तुम्हारा शरीर उसी हिसाब से केमिस्ट्री बना रहा है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और तुम क्रिएटिविटी, फोकस, करेज सब खो देते हो। फिर तुम कहते हो कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, जबकि सच ये है कि तुम्हारा दिमाग खुद एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। अब किताब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट लाती है, इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। तुम जो फील करते हो, वो सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो केमिकल सिग्नल है। जब तुम गिल्ट, शेम, फियर में रहते हो, तो बॉडी उसी एनवायरनमेंट में जीना सीख लेती है। धीरे धीरे वही इमोशंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। फिर तुम्हें अजीब लगता है जब हैप्पीनेस अनकंफर्टेबल लगने लगती है, क्योंकि बॉडी को सफरिंग की आदत पड़ चुकी होती है। लेखक यहाँ एक ब्रूटल सवाल पूछता है, अगर तुम्हें दुख छोड़ने का ऑप्शन मिले तो क्या तुम सच में छोड़ दोगे? ज्यादातर लोग नहीं छोड़ पाते, क्योंकि दुख उनकी पहचान बन चुका होता है। सिंपैथी मिलती है, अटेंशन मिलता है, एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं। चेंज करने का मतलब है इन सब को छोड़ना, और यही सबसे डरावनी चीज है। अब किताब एक्सप्लेन करती है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, वो रिहर्सल है। जब तुम किसी नई जिंदगी को बार बार इमेजिन करते हो उसी इमोशन के साथ, तो ब्रेन उस फ्यूचर के लिए न्यूरल सर्किट्स बनाना शुरू कर देता है, और जब सर्किट्स बन जाते हैं तो बॉडी खुद उसी डायरेक्शन में एक्शंस लेने लगती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन से पहले आइडेंटिटी बदलते हैं। वो पहले अंदर से वही इंसान बनते हैं जो वो बनना चाहते हैं। यहाँ लेखक चेतावनी देता है कि अगर तुम सिर्फ नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन अंदर कुछ फील नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं बदलेगा। चेंज तब होता है जब थॉट और इमोशन एक साथ अलाइन होते हैं, तभी सबकॉन्शियस सुनता है। इस पार्ट का सबसे डेंजरस सच ये है कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे कॉन्शियस एफर्ट से नहीं, बल्कि तुम्हारी अनकॉन्शियस हैबिट से तय हो रहा है। जब तक तुम अनकॉन्शियस ही रहोगे, तब तक तुम्हें लगेगा कि जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, कंट्रोल धीरे धीरे वापस आने लगता है। अब इस पार्ट को एक सवाल पर छोड़ो। अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी बॉडी को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज तुम किस इमोशन में जी रहे हो? वही इमोशन तुम्हारी आने वाली जिंदगी लिख रहा है। नीचे कमेंट में सच लिखो, क्योंकि झूठ लिखकर तुम हमें नहीं, खुद को धोखा दोगे। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका दिमाग और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं है, तब तीसरा सच और ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ किताब सीधा आदतों पर वार करती है। लेखक कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे इरादों से नहीं, तुम्हारी हैबिट से चल रही है। तुम सुबह उठते ही वही सोच, वही फोन, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस दोहराते हो, और फिर हैरान होते हो कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग फैमिलियरिटी को सेफ्टी मानता है। जो चीज बार बार होती है, चाहे वो दर्द ही क्यों न हो, ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेता है। इसलिए चेंज डरावना लगता है, क्योंकि वो अननोन है, और अननोन को ब्रेन खतरा समझता है। किताब यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल बात कहती है कि ज्यादातर लोग चेंज नहीं चाहते, वो सिर्फ रिलीफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दर्द कम हो जाए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहते। लेकिन हीलिंग आइडेंटिटी चेंज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक तुम खुद को वही पुराना इंसान मानते रहोगे, तुम्हारा बॉडी भी उसी पुराने पैटर्न में चलता रहेगा। तुम मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस बोलो, बुक्स पढ़ो, लेकिन अगर अंदर से तुम खुद को विक्टिम मानते हो, तो बॉडी उसी विक्टिम केमिस्ट्री में रहेगी। अब लेखक हैबिट और इमोशन के कनेक्शन को खोलता है। हर हैबिट के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। स्मोकिंग सिर्फ सिगरेट नहीं है, वो स्ट्रेस से एस्केप है।
ओवर थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, वो कंट्रोल का इल्यूजन है। कंप्लेनिंग सिर्फ बोलना नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। जब तक तुम इमोशन को एड्रेस नहीं करते, हैबिट नहीं टूटेगी। इसलिए किताब कहती है कि हैबिट बदलने से पहले इमोशन ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इससे मुझे क्या मिल रहा है? जब इमोशन कॉन्शियस हो जाता है, हैबिट की पावर टूटने लगती है। लेखक न्यूरोसाइंस के लेवल पर समझाता है कि जब तुम किसी हैबिट को बार बार रिपीट करते हो, तो ब्रेन में न्यूरल पाथवे मोटी होती जाती है, जैसे जंगल में बार बार चलने से रास्ता बन जाता है। नया रास्ता बनाने के लिए पहले पुराने रास्ते पर चलना बंद करना पड़ता है, और ये फेज सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। इसलिए जब तुम बदलने की कोशिश करते हो, अचानक आलस, डाउट, डर, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। ये फेलियर नहीं है, ये साइन है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। किताब यहाँ एक पावरफुल आइडिया देती है, बिकमिंग अनकंफर्टेबल ऑन पर्पस। अगर तुम रोज वही करते हो जो कंफर्टेबल है, तो तुम वही इंसान बने रहोगे। ग्रोथ के लिए रोज कुछ ऐसा करना जरूरी है जो तुम्हारे पुराने सेल्फ को अजीब लगे। न्यू थॉट, न्यू रूटीन, न्यू रिएक्शन। जब तुम पुराने ट्रिगर पर नया रिस्पॉन्स देते हो, तब ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आइडेंटिटी बदल रही है, और जब आइडेंटिटी बदलती है, तब बॉडी फॉलो करती है। अब लेखक एक डीप वार्निंग देता है कि सोशल एनवायरनमेंट भी तुम्हारी बायोलॉजी को प्रोग्राम करता है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, जिन बातों को रोज सुनते हो, वही तुम्हारे बिलीफ्स बनते हैं। अगर तुम्हारे आसपास डर, नेगेटिविटी, लिमिटेशन की बातें हैं, तो तुम्हारा दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएगा। इसलिए कॉन्शियस लोगों को कॉन्शियस एनवायरनमेंट चुनना पड़ता है, वरना एनवायरनमेंट उन्हें चुन लेता है। इस पार्ट का कोर मैसेज ये है कि तुम अपने हैबिट्स नहीं हो, लेकिन जब तक तुम उन्हें बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक तुम उन्हीं बन जाते हो। चेंज कोई मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये अवेयरनेस का खेल है। जिस दिन तुम ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ जाते हो, उसी दिन से प्लेसबो काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। और अब इस पार्ट को एक सवाल पर छोड़ो। अगर तुम्हें आज सिर्फ एक हैबिट छोड़नी हो, जो तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा खराब कर रही है, वो कौन सी है? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तक तुम उसे नाम नहीं दोगे, वो तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी। जब इंसान ये मान लेता है कि उसका फ्यूचर पहले से तय नहीं है, तब चौथा सच सामने आता है, और ये सच सबसे ज्यादा डराने वाला भी है, क्योंकि यहाँ किताब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह इंसान के कंधों पर डाल देती है। लेखक साफ कहता है कि तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा डर, तुम्हारी लिमिटेशन और तुम्हारी हीलिंग, ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये लर्न रिस्पॉन्सेज हैं। दिमाग ने जो बार बार सीखा, शरीर ने उसे सच मान लिया, और जब शरीर किसी स्टेट को सच मान लेता है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, चाहे वो स्टेट दर्द ही क्यों न हो। यहाँ किताब सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत खोलती है। तुम कॉन्शियस माइंड से कहते हो, मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है, मुझे ये पहचान पसंद है। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ फैमिलियरिटी समझता है। जो बार बार हुआ, वही उसके लिए ट्रूथ बन गया। इसलिए कोई इंसान सालों तक दुख में रहकर भी उससे बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि दुख उसकी आइडेंटिटी बन चुका होता है। वो खुद को बिना दुख के इमेजिन ही नहीं कर पाता, और जहाँ इमेजिनेशन खत्म हो जाती है, वहीं पॉसिबिलिटी मर जाती है। लेखक बताता है कि प्लेसबो तब काम करता है जब इंसान अपने पुराने सेल्फ से इमोशनली डिटैच हो जाता है। जब तुम उसी दर्द की कहानी रोज दोहराते हो, उसी ट्रॉमा को याद करते हो, उसी पास्ट को पकड़े रहते हो, तब तुम अपने शरीर को सिग्नल दे रहे होते हो कि यही मैं हूँ। शरीर लॉयल सर्वेंट है, वो सवाल नहीं करता, वो ओबे करता है। इसलिए हीलिंग के लिए सबसे पहले अपनी कहानी बदलनी पड़ती है। किताब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है कि ज्यादातर लोग अपनी बीमारी या स्ट्रगल छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उससे उन्हें अटेंशन, सिंपैथी, आइडेंटिटी या एक्सक्यूज मिलती है। ये सुनने में हर्ष लगता है, लेकिन यही सच है। जब तुम ठीक हो जाओगे, तब तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचेगा।
तब तुम्हें अपने चॉइसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और दिमाग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है, इसलिए हीलिंग से पहले ईगो टूटता है। अब लेखक विजुअलाइजेशन को फैंटेसी नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल रिहर्सल बताता है। जब तुम किसी फ्यूचर वर्जन को क्लियर डिटेल में इमेजिन करते हो तो ब्रेन उसे रिहर्सल की तरह ट्रीट करता है। सैम न्यूरॉन्स फायर होते हैं, सैम केमिकल्स रिलीज होते हैं, बॉडी फ्यूचर को प्रेजेंट मानने लगता है। यही वो जगह है जहां प्लेसबो मेडिसिन से ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि अब दवा बाहर से नहीं अंदर से आ रही होती है। लेकिन किताब यहाँ वार्निंग भी देती है कि विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब उसमें इमोशन जुड़ा हो। सिर्फ पिक्चर देख लेना काफी नहीं है, तुम्हें उस फ्यूचर सेल्फ की फीलिंग में जाना पड़ता है। रिलीफ, ग्रैटिट्यूड, फ्रीडम, स्ट्रेंथ, ये इमोशंस बॉडी को सिग्नल देते हैं कि बदलाव हो चुका है। जब बॉडी को लगता है कि चेंज हो चुका है तब वो केमिस्ट्री बदल देता है, और केमिस्ट्री बदली तो जीन एक्सप्रेशन बदलता है। यहाँ किताब जीन्स के मिथ को भी तोड़ती है। लेखक कहता है कि जीन्स ट्रिगर नहीं करते, एनवायरनमेंट और इमोशन करते हैं। स्ट्रेस जीन को एक्टिवेट करता है, पीस जीन को शांत करता है। जब इंसान लंबे समय तक फियर में रहता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, लेकिन जब इंसान ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट में जाता है तो बॉडी रिपेयर मोड में आती है। प्लेसबो इसी स्विच को कॉन्शियसली यूज करना सिखाता है। अब सबसे डीप बात आती है, लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड सेल्फ फील्स लाइक डेथ। इसलिए लोग हाफ वे रुक जाते हैं। वो कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। वो कंफर्ट जोन छोड़ना चाहते हैं लेकिन पेन जोन में नहीं जाना चाहते, और यही ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। किताब कहती है, जब तक पुराना सेल्फ मरता नहीं, नया जन्म नहीं लेता। ये सिंबॉलिक डेथ है लेकिन फील रियल होती है। इस पार्ट का कोर ये है कि तुम जो भी हो वो फिक्स नहीं है, लेकिन बदलने के लिए तुम्हें अपने पुराने सेल्फ से इमोशनली अलग होना पड़ेगा। जब तुम अपनी पुरानी कहानी पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो तभी प्लेसबो एक्टिवेट होता है, क्योंकि अब दिमाग प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं। और इस पार्ट को एक सवाल पर छोड़ो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की एक पुरानी कहानी छोड़नी पड़े जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही है, वो कौन सी कहानी है? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तक तुम उसे पकड़े रखोगे वो तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। 5वां सच वहां से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि अब बात इमेजिनेशन या बिलीफ की नहीं रहती, अब बात डिसिप्लिन की होती है। किताब साफ कहती है कि प्लेसबो कोई मैजिक नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, दिमाग को हर रोज एक नए पैटर्न में ढालने की ट्रेनिंग। और यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन ब्रेन इंस्टेंट नहीं बदलता, ब्रेन रेपिटेशन से बदलता है। लेखक बताता है कि हर बार जब तुम वही पुरानी फीलिंग महसूस करते हो, वही पुरानी रिएक्शन देते हो, तब तुम अपने ब्रेन को रीइंफोर्स कर रहे होते हो कि पुराना ही सेफ है। ब्रेन को अननोन से डर लगता है, चाहे वो अननोन बेहतर ही क्यों न हो। इसलिए जब भी तुम चेंज की तरफ बढ़ते हो, दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। आलस, डाउट, डिस्ट्रैक्शन, लॉजिकल एक्सक्यूजेस। ये सैबोटेज नहीं है, ये ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। यहाँ किताब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, मेंटल रिहर्सल विदाउट फिजिकल प्रूफ। जब तक बाहर कुछ बदला नहीं है तब तक अंदर बदले रहना सबसे मुश्किल काम है। तुम मेडिटेशन में काम हो, कॉन्फिडेंट हो, हील्ड फील कर रहे हो, लेकिन जैसे ही रियल वर्ल्ड में वही पुरानी सिचुएशन आती है, दिमाग टेस्ट करता है, अब भी वही हो या सच में बदल गए। और यही असली परीक्षा होती है। लेखक कहता है कि अगर तुम हर बार ट्रिगर होने पर भी ओल्ड रिएक्शन नहीं देते तो ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। कंफ्यूजन के बाद ही रीवायरिंग होती है। जब ब्रेन देखता है कि पुरानी सिचुएशन है लेकिन रिएक्शन नया है, तब वो नया सर्किट बनाना शुरू करता है। यही असली प्लेसबो है, जब बाहर वही है लेकिन अंदर तुम बदल चुके हो। किताब बताती है कि इमोशन मेमोरी से जुड़ा होता है, टाइम से नहीं। इसलिए 10 साल पुराना ट्रॉमा भी आज फ्रेश लगता है, क्योंकि बॉडी उसे अभी भी फील कर रही होती है। प्लेसबो इस लूप को तोड़ता है।
जब तुम कॉन्शियसली न्यू इमोशन चूज करते हो तब बॉडी को सिग्नल मिलता है कि डेंजर खत्म हो चुका है। सेफ्टी का सिग्नल मिलते ही बॉडी हीलिंग मोड में जाती है। यहाँ लेखक कंसिस्टेंसी को डिवोशन कहता है। रोज वही विजुअलाइजेशन, वही फीलिंग, वही इंटेंशन, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि हीलिंग मूड पर नहीं, आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है। जिस दिन तुम कह देते हो मैं वो इंसान हूँ जो काम रहता है, उस दिन से तुम्हारा काम प्रूफ ढूंढना नहीं, उस आइडेंटिटी को निभाना होता है। किताब एक डीप बात कहती है, तुम चेंज तब नहीं करते जब दर्द अनबियरेबल हो जाता है, तुम चेंज तब करते हो जब पुरानी पहचान बोझ बन जाती है, जब तुम खुद से थक जाते हो, जब तुम वही सोच कर, वही रिएक्ट करके एग्जॉस्टेड हो जाते हो। वही मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का डोर खोलता है। अब लेखक वार्निंग देता है, अगर तुम बीच में रुक गए तो ब्रेन पुराने रास्ते पर वापस चला जाएगा, क्योंकि वो वेल पेव्ड है। न्यू पाथ कच्चा है, अनकंफर्टेबल है, इसलिए प्रैक्टिस छोड़ते ही सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। इसका मतलब प्लेसबो फेल नहीं हुआ, इसका मतलब तुम कंसिस्टेंट नहीं रहे। इस पार्ट का सच ये है कि हीलिंग कोई इवेंट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। रोज खुद को याद दिलाना कि तुम कौन नहीं हो और कॉन्शियसली चूज करना कि तुम कौन बन रहे हो। जब तक ये चॉइस डेली नहीं होगी तब तक ब्रेन पुराने पैटर्न को जीतने देगा। और इस पार्ट को इस सवाल पर छोड़ो, अगर तुम अगले 30 दिन तक बिना रिजल्ट देखे भी अपने नए सेल्फ की तरह बिहेव करते रहो तो क्या तुम वो डिसिप्लिन निभा पाओगे? कमेंट में लिखो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं का होता है जो बीच में नहीं रुकते। छठा हिस्सा उस जगह से शुरू होता है जहां इंसान बाहर नहीं, अंदर से टूटता है, क्योंकि अब सामने कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। यहाँ किताब सीधा कहती है कि अगर तुम अब भी वही महसूस कर रहे हो, वही डर, वही एंजाइटी, वही गिल्ट, वही कंफ्यूजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा शरीर अभी भी पुराने दिमाग के कंट्रोल में है। दिमाग बदलना आसान है, बॉडी को कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि बॉडी हमेशा पास्ट में जीती है। बॉडी को सिर्फ वर्ड समझ नहीं आते, बॉडी को इमोशन चाहिए, फीलिंग चाहिए, सिग्नल चाहिए। लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन मेडिटेशन किया, एक दिन पॉजिटिव सोचा और लाइफ बदल जाएगी। लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब बॉडी रेजिस्ट करती है। जब मेडिटेशन करते वक्त बेचैनी आती है, नींद आती है, गुस्सा आता है, रैंडम थॉट्स आते हैं, तब लोग सोचते हैं ये काम नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है कि वही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि वही रेजिस्टेंस ये दिखाता है कि तुम पुराने प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहे हो। किताब समझाती है कि बॉडी एडिक्शन में रहती है, सिर्फ नशे की नहीं, इमोशन की एडिक्शन। कोई स्ट्रेस का एडिक्ट होता है, कोई वरी का, कोई सैडनेस का, कोई ड्रामा का। बॉडी को वही केमिकल कॉकटेल पसंद आता है जो वो सालों से पीती आई है। जब तुम काम, ग्रैटिट्यूड, पीस चूज करते हो, बॉडी को वो अनफेमिलियर लगता है और वो रिवोल्ट करती है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस अटकती है, मन भागने लगता है। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक कहता है, अगर तुम उस मोमेंट में भी बैठे रहे, भागे नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं लिया, तो बॉडी को नया सिग्नल मिलता है। बॉडी सीखती है कि अब डेंजर नहीं है, अब पुराने इमोशन की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम रीसेट होने लगता है। यही हीलिंग की असली शुरुआत है, दिखने वाली नहीं, महसूस होने वाली। यहाँ किताब एक ब्रूटल ट्रूथ बोलती है, तुम अपने दर्द से लॉयल हो। तुम कहते हो कि तुम चेंज चाहते हो, लेकिन अंदर कहीं तुम्हें वही पुरानी पहचान सेफ लगती है। विक्टिम आइडेंटिटी, स्ट्रगलिंग आइडेंटिटी, सफरिंग आइडेंटिटी, क्योंकि वही तुम्हें सिंपैथी देती है, एक्सक्यूज देती है, कंफर्ट देती है। प्लेसबो तब काम करता है जब तुम उस आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए रेडी होते हो, बिना गारंटी के। लेखक बताता है कि जब तुम रोज सैम इंटेंशन के साथ बैठते हो तो ब्रेन नहीं, बॉडी पहले चेंज होती है। एक दिन अचानक तुम्हें रियलाइज होगा कि वो सिचुएशन जो पहले ट्रिगर करती थी अब उतनी पावर नहीं रखती। तुम नोटिस करोगे कि रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं रहा,
और यही सबसे बड़ा साइन है कि रीवायरिंग हो रही है। किताब ये भी कहती है कि हीलिंग लिनियर नहीं होती। कुछ दिन तुम बहुत अच्छा फील करोगे, कुछ दिन बेकार, कुछ दिन लगेगा सब वेस्ट है। लेकिन ये फ्लक्चुएशन फेलियर नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। जैसे जिम में मसल टूटती है तभी ग्रो करती है, वैसे ही इमोशन टूटते हैं तभी ट्रांसफॉर्म होते हैं। इस हिस्से का कोर ये है कि डिसिप्लिन तब नहीं चाहिए जब मन करे, डिसिप्लिन तब चाहिए जब मन ना करे। वही दिन असली प्रैक्टिस के दिन होते हैं, वही दिन फ्यूचर सेल्फ बनाते हैं। और इस पार्ट के एंड में अपने व्यूअर से ये सवाल छोड़ो, अगर तुम्हारा शरीर आज भी पुराने दर्द को पकड़े बैठा है, तो क्या तुम सच में उसे छोड़ने के लिए तैयार हो या सिर्फ चेंज का दिखावा कर रहे हो? कमेंट में सच लिखो, क्योंकि बॉडी झूठ नहीं सुनती। 7वां हिस्सा उस लेवल पर जाता है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि प्रॉब्लम बाहर की लाइफ नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी अटेंशन थी। किताब यहाँ साफ बोलती है कि तुम जिस चीज पर रोज ध्यान देते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। तुम कहते हो कि लाइफ हार्ड है, लोग खराब हैं, सिचुएशन गलत है, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग हर दिन उन्हीं सिग्नल्स को ढूंढता है जो तुम्हारी पुरानी स्टोरी को सही साबित करें। ब्रेन एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन ट्रूथ ढूंढने के लिए नहीं, अपनी बिलीफ को प्रूव करने के लिए। लेखक समझाता है कि जब तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो, वही पुराने मैसेजेस, वही नोटिफिकेशंस, वही प्रॉब्लम्स, तो दिमाग इंस्टेंटली पुराने पर्सनालिटी में एंटर कर जाता है। वही सोच, वही फीलिंग्स, वही रिएक्शंस। फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि दिन अलग होगा। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। न्यू लाइफ कभी भी ओल्ड मॉर्निंग रूटीन से नहीं आती। इस हिस्से में बताया गया है कि अवेयरनेस सबसे पावरफुल टूल है। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो। अवेयरनेस का मतलब है कि तुम पकड़ रहे हो अपने थॉट्स को लाइव चलते हुए। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, जैसे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, उसी मोमेंट अगर तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम रिएक्शन से बाहर निकल आते हो। थॉट आता रहेगा, लेकिन तुम उसमें खोते नहीं हो। यही फ्रीडम की शुरुआत है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग अपने थॉट्स नहीं होते, वो अपने थॉट्स के कैप्टिव होते हैं। थॉट आया, इमोशन बना, बॉडी रिएक्ट हुई, फिर एक्शन हुआ, फिर रिग्रेट। ये लूप ऑटोमेटिक चलता रहता है। लेकिन जिस दिन तुम बीच में गैप क्रिएट कर देते हो, वही दिन गेम बदल जाता है। वो गैप छोटा होता है, बस कुछ सेकंड्स का, लेकिन उसी गैप में चॉइस होती है। यहाँ लेखक फ्यूचर सेल्फ का कॉन्सेप्ट लाता है। वो कहता है कि तुम हर दिन 2 लोगों में से एक बन रहे हो, या तो वही पुराना इंसान जो हैबिट से जीता है, या वो फ्यूचर वर्जन जो इंटेंशन से जीता है। दोनों साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब तुम फ्यूचर सेल्फ चूज करते हो, तब करंट सेल्फ अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसका कंट्रोल जा रहा होता है। किताब ये भी बोलती है कि इमेजिनेशन फैंटेसी नहीं है, इमेजिनेशन रिहर्सल है। जो लोग सोचते हैं विजुअलाइजेशन फेक है, वो ये नहीं समझते कि ब्रेन इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर तुम रोज खुद को कॉन्फिडेंट, काम, फोकस्ड महसूस करते हुए इमेजिन करते हो, तो ब्रेन उन्हीं न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे वही सर्किट्स डिफॉल्ट बन जाते हैं। लेखक यहाँ एक डीप पॉइंट बोलता है, तुम लाइफ में वही नहीं पाते जो तुम चाहते हो, तुम वही पाते हो जो तुम बन चुके हो। डिजायर वीक है, आइडेंटिटी स्ट्रांग है। जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती, रिजल्ट नहीं बदलता। इसलिए सिर्फ गोल पर फोकस मत करो, आइडेंटिटी पर काम करो। इस हिस्से में ये भी बताया गया है कि लोग क्यों हाफवे छोड़ देते हैं, क्योंकि जब नया सोचने लगते हो, पुराना दिमाग लास्ट अटैक करता है। डाउट, फियर, लेजीनेस, लॉजिक सब एक साथ आते हैं। दिमाग कहता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तू बदल नहीं सकता, पहले भी ट्राई किया था। ये फेलियर नहीं है, ये टेस्ट है। लेखक साफ कहता है, अगर तुम उस स्टेज पर टिक गए तो ब्रेक थ्रू गारंटीड है, क्योंकि ब्रेन जब देखता है कि पुरानी ट्रिक्स काम नहीं कर रही, तब वो सरेंडर करता है। और वही सरेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का गेट है। इस पूरे हिस्से का सार ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं,
तुम्हारी अटेंशन से है। जिस दिन तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम किस पर ध्यान दोगे, उसी दिन से तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाएगी। 8वां हिस्सा उस लेवल पर पहुंचता है जहां किताब इंसान को अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है, वो ट्रूथ जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि उसे एक्सेप्ट करना ईगो को चोट पहुंचाता है। यहाँ लेखक साफ बोलता है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग चेंज नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ेगी। पेन से ज्यादा डर आइडेंटिटी लॉस का होता है। तुम जो हो, जो सोचते हो, जिस तरह रिएक्ट करते हो, वो सब तुम्हें फैमिलियर लगता है, भले ही वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा हो। किताब यहाँ बताती है कि सफरिंग अक्सर एडिक्शन बन जाती है। लोग कहते हैं उन्हें पेन नहीं चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उसी पेन को पकड़कर बैठे रहते हैं क्योंकि वही उन्हें नोन लगता है। अगर अचानक पीस आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, तो दिमाग पैनिक कर जाता है क्योंकि वो एनवायरनमेंट नया होता है। ब्रेन फैमिलियरिटी चाहता है, हैप्पीनेस नहीं। यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक लाइफ में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस हिस्से में लेखक समझाता है कि इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं होते, इमोशंस हैबिट्स होते हैं। अगर तुम सालों से स्ट्रेस में जी रहे हो, तो स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी का डिफॉल्ट बन जाता है। बॉडी उस केमिकल स्टेट की एडिक्टेड हो जाती है। फिर जब तुम काम होने की कोशिश करते हो, बॉडी रिबेल करती है। रेस्टलेसनेस, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शन, ये सब साइंस हैं कि बॉडी पुराने इमोशंस को वापस चाह रही है। किताब यहाँ एक पावरफुल बात कहती है, तुम सिर्फ माइंड से नहीं बदलते, बॉडी को भी रीट्रेन करना पड़ता है। सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से काम नहीं होता, क्योंकि बॉडी पुरानी मेमोरी पकड़े रहती है। इसलिए चेंज अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हें लगेगा कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में कुछ सही हो रहा होता है। लेखक मेडिटेशन और इनर वर्क को एस्केप नहीं, बल्कि ट्रेनिंग बताता है। ट्रेनिंग अपने माइंड को प्रेजेंट में लाने की, ट्रेनिंग बॉडी को न्यू स्टेट सिखाने की। जब तुम बार बार प्रेजेंट में आते हो, तब माइंड धीरे धीरे फ्यूचर फियर और पास्ट रिग्रेट छोड़ना शुरू करता है। प्रेजेंस में ईगो सर्वाइव नहीं कर पाता। ईगो हमेशा स्टोरी चाहता है, ड्रामा चाहता है, प्रॉब्लम चाहता है। यहाँ किताब एक डीप साइकोलॉजिकल लूप एक्सप्लेन करती है। थॉट इमोशन बनाता है, इमोशन बॉडी केमिस्ट्री बनाता है, केमिस्ट्री बिहेवियर बनाती है, बिहेवियर डेस्टिनी बनाता है। अगर डेस्टिनी बदलनी है तो लूप तोड़ना पड़ेगा, और लूप सिर्फ अवेयरनेस से टूटता है, फोर्स से नहीं। लेखक ये भी कहता है कि लोग कंसिस्टेंसी को गलत समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट फील करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि चाहे मन करे या ना करे, तुम वही चूज करो जो फ्यूचर वर्जन ऑफ यू चूज करता। मूड टेम्पररी है, डायरेक्शन परमानेंट होनी चाहिए। इस हिस्से में फियर का एनाटॉमी भी बताया गया है। फियर फ्यूचर में नहीं होता, फियर इमेजिनेशन में होता है। बॉडी रियल डेंजर पर रिएक्ट करती है, लेकिन माइंड इमेजिन डेंजर पर पैनिक करता है। जब तुम फियर को ऑब्जर्व करते हो, बिना भागे, बिना सप्रेस किए, तब फियर डिसोल्व होने लगता है। फियर अटेंशन से जिंदा रहता है। किताब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लाइन इनडायरेक्टली सिखाती है, तुम जितना अपने थॉट्स को सीरियस लेते हो, उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल करते हैं। थॉट सिर्फ सजेशन है, कमांड नहीं। लेकिन जब तक तुम ये नहीं समझते, तब तक हर थॉट बॉस बना रहता है। 8वां हिस्सा ये क्लियर कर देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिकल नहीं होता, साइलेंट होता है। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं आता, कोई इंस्टेंट चेंज नहीं दिखता। बस एक दिन तुम नोटिस करते हो कि जो चीज पहले ट्रिगर करती थी, अब नहीं करती। जो डर पहले रोकता था, अब बस बैकग्राउंड नॉइज बन गया है। और वहीं समझ आता है कि चेंज हो चुका है। 9वां हिस्सा किताब का सबसे गहरा और सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ खोलता है, क्योंकि यहाँ लेखक सीधे उस इल्यूजन को तोड़ता है जिसमें इंसान खुद को फंसा हुआ मानता है। यहाँ साफ कहा जाता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से नहीं, अपनी कहानी से परेशान होते हैं। रियलिटी उतनी हैवी नहीं होती जितनी स्टोरी तुम उसके ऊपर बना लेते हो। प्रॉब्लम खुद में छोटी होती है, लेकिन माइंड उसे रिपीट करके आइडेंटिटी बना लेता है, और फिर वही आइडेंटिटी तुम्हें प्रिजन में बंद कर देती है।
किताब यहाँ बताती है कि ईगो असल में कोई दुश्मन नहीं है। ईगो एक सर्वाइवल टूल है, लेकिन जब वही टूल ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है तब डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। ईगो हमेशा कंट्रोल चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, अप्रूवल चाहता है। और क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, ईगो हमेशा फाइट में रहता है। इस फाइट में एनर्जी वेस्ट होती है, पीस नहीं बचती। इस हिस्से में लेखक समझाता है कि हैप्पीनेस फ्यूचर अचीवमेंट नहीं है। हैप्पीनेस नर्वस सिस्टम का स्टेट है। अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में है तो चाहे तुम्हें सब कुछ मिल जाए, सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा। इसलिए किताब सक्सेस से पहले रेगुलेशन सिखाती है, ब्रेथ, अवेयरनेस, प्रेजेंस। जब बॉडी सेफ फील करती है तभी माइंड शांत होता है। यहाँ एक पावरफुल बात आती है, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी रिलेशनशिप बदलनी है अपनी जिंदगी के साथ। वही हालात, वही लोग, वही प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर रिएक्शन बदल गया तो एक्सपीरियंस बदल जाता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। और यही फर्क फ्रीडम और स्लेवरी का है। लेखक यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नया मतलब देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ट नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर है। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारी इनर स्टेट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तुम विक्टिम से क्रिएटर बनते हो। जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तब तक तुम पावरलेस रहोगे। इस हिस्से में टाइम इल्यूजन भी ब्रेक होती है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन बॉडी दोनों पर रील केमिस्ट्री रिलीज करती है। स्ट्रेस फ्यूचर का है, डिप्रेशन पास्ट का है, पीस प्रेजेंट का है। जब अटेंशन प्रेजेंट में टिकता है तब बॉडी हील करना शुरू करती है। हीलिंग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांगती, बस इंटरफेरेंस बंद करने को कहती है। किताब यहाँ साइलेंस की पावर बताती है। साइलेंस मतलब आवाज का ना होना नहीं, साइलेंस मतलब थॉट्स के बीच का गैप। उसी गैप में क्लैरिटी आती है, इंट्यूइशन आती है, क्रिएटिविटी आती है। जब तुम हर थॉट को पकड़ना छोड़ देते हो तब असली इंटेलिजेंस काम करने लगती है। यहाँ लेखक एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। गुरु, बुक, वीडियो, मोटिवेशन सब डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही है। और ये रियलाइजेशन डरावनी भी है और फ्रीइंग भी। डरावनी इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तुम्हारी है, और फ्रीइंग इसलिए क्योंकि परमिशन भी पूरी तुम्हारी है। इस हिस्से में एक्सेप्टेंस को वीकनेस नहीं बल्कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताया गया है। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस खत्म। रेजिस्टेंस पेन बढ़ाता है, एक्सेप्टेंस पेन को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। जब तुम किसी चीज से लड़ना बंद करते हो तब वो चीज तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है। नावा हिस्सा यहीं आकर किताब की आत्मा खोल देता है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम कंडीशन्ड हो, और कंडीशन को अनलर्न किया जा सकता है, धीरे धीरे, साइलेंटली, विदाउट फोर्स। जब तुम खुद को ठीक करने की जल्दी छोड़ देते हो तब हीलिंग शुरू होती है। और अब आखिर में एक सवाल जो अगर दिल से सोच लिया जाए तो ये पूरी किताब जिंदगी में उतर सकती है। अगर तुम्हें आज अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़े, वो आइडेंटिटी जो तुम्हें सेफ लगती है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती, तो क्या तुम उसे छोड़ने की हिम्मत रखते हो? कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं किस चीज को पकड़कर बैठा हूँ जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। यह आखिरी हिस्सा एक सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल रियलाइजेशन पर टिकता है। जिंदगी को जीतना नहीं होता, जिंदगी को समझा जाता है। जब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो तब लाइफ अपने आप कोऑपरेट करने लगती है। यहाँ लेखक साफ कहता है कि पीस कोई अचीवमेंट नहीं है, पीस रेजिस्टेंस के हटते ही रिवील हो जाती है। तुम जितना कम खुद से लड़ते हो उतना ज्यादा क्लैरिटी अपने आप आती है। इस अंत में ये बात गहराई से बैठाई जाती है कि तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऑनेस्ट बनने की जरूरत है। ऑनेस्ट अपने डर के साथ, अपनी कंफ्यूजन के साथ, अपनी वीकनेस के साथ। जब तुम खुद को मास्क के बिना एक्सेप्ट करते हो तभी असली स्ट्रेंथ पैदा होती है। यही वो पॉइंट है जहां ग्रोथ साइलेंट हो जाती है, दिखती नहीं है लेकिन हर चीज बदल देती है। किताब यही कहकर रुकती है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होती,
कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं। बस एक दिन तुम नोटिस करते हो कि जो चीजें पहले ट्रिगर करती थीं, अब नहीं करती। जो लोग पावर रखते थे तुम्हारे मूड पर, अब नहीं रखते। और यही असली फ्रीडम है। अब एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब अगर ईमानदारी से आ गया तो ये पूरी किताब जिंदगी बन जाएगी। अगर आज तुम्हें अपने आप से एक झूठ छोड़ना पड़े तो वो कौन सा झूठ होगा जिसे तुम सालों से सच मानकर जी रहे हो? कमेंट में वही एक लाइन लिखो।